कहानी शुरू होती है एक अजीब से बोर्डिंग स्कूल में जो हर 3 साल बाद ही कुछ खास छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। लेकिन यहाँ एडमिशन का टेस्ट बच्चे नहीं, उनके माता पिता देते हैं। माता पिता बड़े उत्साहित होते हैं अपने बच्चों को इस शानदार दिखने वाले स्कूल में भेजने के लिए, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। ये स्कूल असल में एक जेल जैसा होता है, रहस्यों से भरा हुआ और हजारों सख्त नियमों के साथ। एक छात्रा है वीटा, एक खूबसूरत लेकिन जिद्दी और बदतमीज लड़की, जिसे उसके माता पिता उसकी बगावती हरकतों की वजह से जबरदस्ती यहाँ भेजते हैं। वीटा की नजर पड़ती है नाइनी पर, एक लंबा, दुबला और काफी नर्वस सा दिखने वाला लड़का जो बाकी सबसे अलग सा लगता है। तभी प्रिंसिपल सबके सामने ऐलान करता है कि अब सभी छात्रों को 3 साल तक यहीं रहना होगा, इस स्कूल में पूरी तरह बंद। साफ शब्दों में कहा जाता है कि सबसे करीबी गांव भी 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। और अब से तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग होंगे जो इस स्कूल के अंदर हैं। न कोई बाहर से आएगा, न कोई जा सकेगा। इस रहस्यमयी जगह की दीवारों के पीछे क्या छुपा है, ये अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। जब एक लड़का भागने की कोशिश करता है तो स्कूल का गार्ड उसके सामने आ जाता है। लड़का कहता है साइड हो जाओ, लेकिन गार्ड जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद प्रिंसिपल सबको नियम समझाता है। सबसे पहला नियम, मोबाइल फोन पूरी तरह से मना है, यानी अब कोई भी बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा नियम, छात्रों को अपना खाना खुद बनाना होगा, लेकिन ज्यादातर छात्रों को तो अंडा बनाना तक नहीं आता। जब वे एक कुक की मांग करते हैं तो उनकी बात साफ मना कर दी जाती है। फिर प्रिंसिपल सबसे अहम नियम बताता है, जंगल में जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि जो भी जंगल में गया वो या तो घायल हुआ है या मारा गया है। लेकिन वीटा इन नियमों को तोड़ती है और कुछ छात्रों के साथ मिलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, घर वापस जाने की कोशिश में। मगर वे नहीं जानते कि प्रिंसिपल उनकी हर हरकत को देख रहा होता है। वह उन्हें रोकने के बजाय चुपचाप देख रहा होता है कि वे क्या करते हैं। एक लड़का वापस जाने की बात करता है, लेकिन दूसरा उसे मना कर देता है। उनकी सोच होती है कि जंगल का खतरा स्कूल की जेल जैसी जिंदगी से बेहतर है। तभी उन्हें भूखे भेड़िए की डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिससे सब घबरा जाते हैं और वापस स्कूल लौट आते हैं। वीटा अपनी जान के लिए डरी हुई होती है, लेकिन उसी वक्त उसके दिल में निर्णय के एक किस की ख्वाहिश भी जाग उठती है। मिका, जो एक अनाथ लड़की है, एक पुरानी फोटो एल्बम देख रही होती है और वहाँ उसकी नजर रुकती है रॉन की तस्वीर पर, जो उसका खोया हुआ भाई निकलता है। रॉन कुछ साल पहले इस स्कूल में आया था और तब से लापता है। मिका इसीलिए इस स्कूल में आई थी अपने भाई को ढूंढने। पहली फिजिकल एजुकेशन की क्लास में स्कूल का सख्त रवैया सामने आता है। जब मैट डेविल गिर जाता है तो पूरे ग्रुप को सजा के तौर पर 5 एक्स्ट्रा राउंड दौड़ने पड़ते हैं। तनाव और बढ़ जाता है जब टिबेट, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एक झगड़े में उलझ जाता है। जब बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, तभी एक और लड़का अपने आप को जमीन पर बार बार मारने लगता है। वीटा सबको बताती है कि वह लड़का ऑटिस्टिक है और ये उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है जब वह झगड़े जैसी परिस्थिति देखता है। फिर प्यार भी कहानी में दस्तक देता है। वीटा एक बुली को थप्पड़ मार देती है और वो लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी निर्णय बीच में आ जाता है, अपने दिल के साथ वीटा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार। बाद में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को एक बेहद जरूरी टास्क देता है, छोटे छोटे चूजों, चिक्स की देखभाल करने का। लेकिन अगर कोई अपने चूजे का ध्यान नहीं रखता तो उसे टॉर्चर की धमकी दी जाती है। बुली लड़के इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते। ही नाम की एक लड़की सभी चूजों को नाम देती है ताकि सबका दिल पिघल सके और वे जिम्मेदारी महसूस करें। लेकिन तभी बुली लड़के ऑटिस्टिक लड़के को घेर लेते हैं और उसी वक्त चूजों का बाड़ा, कोराल भी तोड़ दिया जाता है। सारा इल्जाम उसी ऑटिस्टिक लड़के पर डाल दिया जाता है। उसका नाम वाला चूजा भी मरा हुआ मिलता है, जो सबको हैरानी और सदमे में डाल देता है। डायरेक्टर बिना किसी सबूत के उस मासूम लड़के को सजा देता है। 1 हफ्ते तक बिना खाना पानी के एक कमरे में बंद कर देता है। वीटा अपने दोस्तों के साथ उस लड़के को बचाने का प्लान बनाती है, लेकिन उनका प्लान हिस्ट्री के टीचर सुन लेते हैं। जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो स्कूल का हेड गार्ड उन्हें डंडे से मारने की धमकी देता है। ये वही डंडा है जो स्कूल में कई पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। वापस क्लास में हिस्ट्री टीचर गेट लॉक कर देता है। जब निर्णय पूछता है, सर लॉक क्यों किया, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वो गुस्से में चिल्लाता है, किसी मेथड पर सवाल मत उठाओ। निर्णय को बस वीटा की आंखों में थोड़ा सा सुकून मिलता है, जैसे उनकी रूहों में छुपा कोई छोटा सा प्यार पहली बार सांस ले रहा हो। पनिशमेंट के रूप में सभी को जला हुआ चिकन ब्रेकफास्ट में दिया जाता है, ऐसा खाना जिसे कोई भूखा सुअर भी ना खाए। टीचर कहती है अगर किसी ने अपना चिकन नहीं खाया तो उसके बगल वाले को उसका भी खाना पड़ेगा। मजबूरी में सब जला हुआ चिकन खाने लगते हैं। वीटा जब टीचर से उस ऑटिस्टिक लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन असल में वो लड़का बेरहम टॉर्चर झेल रहा होता है। इस स्कूल में कमजोर बच्चों के साथ इतना बुरा सुलूक किया जाता है जैसे उन्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत में उन्हें सिर्फ प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। अगले दिन टीचर एक स्पेशल रूल अनाउंस करती है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा वोट्स लेगा वो वीकेंड पर घर जा सकेगा। वीटा इसे एक मौका समझती है स्कूल की हद से ज्यादा टॉर्चर और जुल्म को सबके सामने लाने का।
हर स्टूडेंट चिट्ठी लिखता है कि उन्हें वोट क्यों मिलना चाहिए, लेकिन बुली फूड के बदले लोगों के वोट खरीदने की कोशिश करता है। जब वीटा इस बात का सामना करती है तो बुली गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी निर्णय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो वीटा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। अब वीटा की स्कूल से निकलने की ख्वाहिश और निर्णय के लिए प्यार दोनों मिल जाते हैं। उन्हें एक एक नंबर दे दिए जाते हैं, निर्णय को नंबर 2 और वीटा को नंबर 8। उनके असली नाम छीन लिए जाते हैं, उनकी पहचान खो जाती है। अब हर सुबह वीटा लंच हॉल में निर्णय के सामने बैठती है। जब उनकी आंखें मिलती हैं तो अंदर ही अंदर कुछ सुलगता है। बीच की हवा तक भारी हो जाती है, जैसे उनका प्यार किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन वे अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में प्यार की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि छात्रों के लिए सिंगल रहना ही बेहतर है। हर कोने में कैमरे लगे हैं, न गले लगना मुमकिन है, न चुपके से एक किस। तभी वीटा और निर्णय हवा में चुपचाप इशारों से बातें करने लगते हैं, ऐसे इशारे जो सिर्फ दिल समझ सकता है। वे एक दूसरे को बिना छुए भी अपना प्यार जता देते हैं। इस बेरहम स्कूल में पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे खुश हो सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी अगर प्यार हो तो रोशनी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। कभी कभी प्यार को हाथों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दो रूहों का मिलना ही काफी होता है। वीटा और निर्णय एक दूसरे को भावनात्मक सहारा दे रहे होते हैं। तभी इंटरनाडो का डायरेक्टर उनके बीच कुछ महसूस करता है। अनिन उससे पूछता है, क्या तुम्हारा वीटा यानी नंबर 8 के साथ कोई रिश्ता है? निर्णय तुरंत इनकार कर देता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है, प्यार की एक खास खुशबू होती है और तुमसे तो पूरी मोहब्बत की बदबू आ रही है। तुम इस स्कूल में किसी पर क्रश रखते हो। फिर पता चलता है कि और भी छात्र स्कूल के नियम तोड़ रहे हैं, कुछ कॉरिडोर में किस कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ छूना भी मना है। यानी अब छात्र धीरे धीरे स्कूल के कड़े नियमों के खिलाफ जाने लगे हैं। तभी टोर, जो फिर से अपनी ताकत पाना चाहता है, सबको धोखा देता है। सबको लगता है अब खाना मिलेगा, लेकिन वो सबके सामने एक पेपर रख देता है जिसमें लिखा होता है एक प्रस्ताव, जो टीम जीतेगी सिर्फ वही खाना खाएगी, जो हारेगी वो भूख से मरेगी। फिर टीचर 2 टीमें बनाता है और सबको एक रस्सी देता है। शुरुआत में तो ये एक बचपन का खेल लगता है, लेकिन असली नियम होता है, जब तक दूसरी टीम रस्सी नहीं छोड़ती मारो, और जो रस्सी छोड़ दे वो हार जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे भूखे कुत्ते अपनी रोटी के लिए लड़ते हैं। वीटा इतनी ज्यादा हिंसा देखकर परेशान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कोई नहीं रुकता, क्योंकि इस स्कूल में समाज के नियम नहीं चलते। यहाँ सिर्फ एक नियम है, जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तभी मिका, जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती, सबके बीच से भागकर जाती है और रस्सी खोल देती है। जब टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है, निर्णय टीचर को धक्का दे देता है, लेकिन टीचर मेज से टकराकर गिर जाता है और उसका होंठ फट जाता है। इस तरह वह बर्बर खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि अब उन्हें घंटों तक सजा मिलेगी। सड़े हुए दूध की बदबू के बीच बंद करके रखा जाएगा। वीटा को बस एक ही सुकून मिलता है, अपने प्यार की आंखों को देखना। क्या पता उसका प्यार ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अगली सुबह टीचर क्लास में आती है और सबसे पूछती है, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? सब एक साथ जवाब देते हैं, नहीं। तो उनका अगला सज्जा होता है ट्री ऑफ रिमोर्स के सामने घुटनों के बल बैठना। सभी को नंबर्ड लैंप्स के नीचे बैठाया जाता है और टीचर की सख्त नजर हर एक पर होती है। उन्हें तब तक वहीं बैठना होता है जब तक वो अपनी गलती को स्वीकार न कर लें। इसी कठोर हालात के दौरान वीटा और निर्णय फैसला करते हैं कि अब इस स्कूल से भागने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। वो अपना प्लान बाकी स्टूडेंट्स को बताते हैं और सभी मायूस और थके हुए स्टूडेंट्स तुरंत हाँ कर देते हैं। उन्हें याद आता है कि जब वो इस स्कूल में आए थे तो एक बस में लाए गए थे। तो प्लान बनता है डायरेक्टर के ऑफिस में घुसना और बस की चाबी चुराना। रात के वक्त वो स्कूल की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। एंडिनिया एक झूठी फायर रिपोर्ट करता है। दूसरे स्टूडेंट्स भी मिलकर कहते हैं कि किचन में आग लग गई है। यह सब टीचर्स को भ्रमित कर देता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। स्कूल के आंगन कोर्टयार्ड में एक छोटी सी आग लगाई जाती है, बस ध्यान भटकाने के लिए। इस अफरा तफरी के बीच उन्हें बस की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो बस की तरफ दौड़ते हैं और निकलने ही वाले होते हैं, डायरेक्टर उन्हें पकड़ लेता है। वो ठंडी बेरहम आवाज में कहता है, अपने इमेच्योर प्लान को छोड़ो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें वापस देखना चाहते हैं। फिर डायरेक्टर एक रहस्यमयी केक सबको ऑफर करता है, उन सभी को जो वापस घर जाना चाहते हैं। सभी बच्चे बिना कुछ सोचे समझे वो केक खा लेते हैं, लेकिन उस केक में नींद की दवा मिली होती है। जब सबकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। वीटा सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, देखती है कि उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है। वो हैरान परेशान खड़ी रह जाती है, कुछ समझ नहीं पाती। तभी उसकी मौसी सामने आती है और कहती है कि उसने वीटा का कमरा बेच दिया है, बल्कि पूरा घर ही बेच दिया है। वीटा को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी मौसी ने उसे सिर्फ समय और पैसे की बचत के लिए उस क्रूर बोर्डिंग स्कूल भेजा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं।
तभी बुली ट्विंस वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके पिता अपनी प्रेमिका के साथ खड़े हैं। उनका पिता उन्हें बताता है कि उसने खुद पैसे दिए थे ताकि वे 3 साल तक इंटरनाडो में ही रहें। अब वो उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाएं। उन्हें अब इस घर में कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे बहुत से छात्रों को एहसास होने लगता है कि शायद उनकी फैमिली उनसे सच में प्यार नहीं करती। एक और लड़की अपने पिता को शादी के कपड़ों में देखती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका पिता बेरहमी से उसे धक्का देता है और थप्पड़ों से मारने लगता है जैसे वो उसकी बेटी नहीं कोई बोझ हो। एक ऑटिस्टिक लड़का जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ बस यही कहती है कि वो जल्दी से वापस इंटरनाडो चला जाए, क्योंकि उसका पिता एक शराबी और हिंसक आदमी है जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे दिल तोड़ देने वाली वापसी निनेया की होती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी गंभीर बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। जब निनेया इस सदमे और गम में पूरी तरह टूट जाता है तो वही डायरेक्टर जो हमेशा बच्चों पर सख्त रहता था, इस बार उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए हमदर्दी जताता है। और यहीं एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि निनेया का पिता इसी इंटरनाडो स्कूल में टीचर था। इसी वजह से उसकी माँ को लगा था कि यह जगह उसके बेटे के भविष्य के लिए सुरक्षित और बेहतर होगी। लेकिन हकीकत यह है कि यह स्कूल एक ऐसी जेल है जो बच्चों के जिस्म ही नहीं, उनकी रूह को भी धीरे धीरे निगल जाती है। इस दर्द के बीच निनेया को बस एक ही उम्मीद बाकी रहती है, विटा के साथ उसका प्यार, उसके साथ मिलकर इंटरनाडो से भाग जाना और कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करना। जब सभी बच्चे वापस इंटरनाडो लौटते हैं तो डायरेक्टर एक ऐलान करता है कि ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जिन्हें उनकी फैमिलीज ने ठुकरा दिया है। ये जगह इसलिए बनाई गई है ताकि ये बच्चे सच्चा प्यार और असली जिंदगी के वो अनुभव सीख सकें जो उनके माता पिता ने उनसे छीन लिए। निनेया ऊपर से दिखावा करता है कि वो अब स्कूल के रूल्स को मान रहा है, लेकिन वो छुपकर विटा को बताता है कि वो उसके साथ भाग जाना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जहां सिर्फ प्यार हो, कैद नहीं। विटा कहती है, अब तक तुमने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं जब तक तुम मुझे सच में अपने दिल का हाल नहीं बताते। लेकिन इसी दौरान स्कूल के कुछ टीचर्स जंगल में एक गुप्त बैठक करते हैं, ऐसे जैसे वो कोई डार्क कल्ट या सीक्रेट सेक्ट हो। वहां पर एक टीचर कहता है, इन बच्चों को मार डालो, इनके शरीर को काटो और इन पर एक्सपेरिमेंट्स करो। तो दूसरी टीचर कहती है, नहीं, इन्हें हमेशा के लिए अपना नौकर बनाकर रखो, ये हमारे कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे और हमारी सेवा करेंगे। इस स्कूल के पीछे कोई बहुत ही अंधेरी सच्चाई छुपी हुई है और बच्चे अब उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तभी स्टूडेंट्स उठते हैं और देखते हैं कि आज क्लासेस कैंसिल हैं और पूरे स्कूल में एक शाही वेलकम पार्टी रखी गई है। पार्टी में हर तरफ डिलीशियस फूड, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी सजावट होती है। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये उनकी आखिरी खुशी भरा दिन है, क्योंकि टीचर्स उन्हें मोटा कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें मारकर अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी बीच निने अपने दोस्तों को बताता है कि वो विटा से सच्चा प्यार करता है। सारे दोस्त हंसते हैं और उसे मजेदार सलाहें देने लगते हैं। एक दोस्त कहता है, लड़की को फूल देना सबसे अच्छा आइडिया है, और वो ऑटिस्टिक लड़का कहता है, उसका हाथ पकड़ो जैसे वो पूरी दुनिया की सबसे खास लड़की हो। वाह, ये लड़का तो पूरे का पूरा फिलोसोफर निकला। तभी अचानक एक टीचर आती है और सब बच्चों को लाल रंग की जेलेटिन देती है। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसमें कुछ अजीब है। रात को जिन स्टूडेंट्स ने वो जेलेटिन खा ली होती है, उन्हें हिप्नोसिस ट्रांस में ले जाया जाता है जंगल की ओर। 3 लड़कियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे किसी भूत ने उन्हें पजेस कर लिया हो। ना बोल रही होती हैं, ना देख रही होती हैं, बस जंगल की तरफ बढ़ती जाती हैं। वहाँ वो टीचर एक लाइट ट्रायंगल बनाती है और कहती है, घुटनों पर बैठो, आंखें बंद करो। हिप्नोसिस के असर में वो लड़कियां अपने बीते हुए ट्रॉमा को फिर से महसूस करने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें उनकी ही यादों से मिटा देना चाहता हो। ये तो बस शुरुआत है और अंधेरा अब और गहरा होता जा रहा है। ये सब देखकर समझ आता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स का दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। फिर हिस्ट्री टीचर मीका को एक लैब में ले जाता है और उसके सिर पर एक हेलमेट जैसा डिवाइस पहनाता है जो उसकी माइंड को कंट्रोल करता है। मीका को उसके फादर के दर्दनाक अब्यूज के सीन दोबारा महसूस करवाए जाते हैं और उसके दिमाग में गुस्से और बदले की एक गहरी भावना इम्प्लांट की जाती है ताकि वो अपने पापा को मार दे। यहाँ हमें ये डिस्कवर होता है कि टीचर्स खुद बच्चों को नहीं मारना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि बच्चे अपने ही माँ बाप को मार दें ताकि बाद में टीचर्स उनकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम कर सकें। जब ये सब हो रहा होता है, उसी वक्त विटा रात में अकेली चल रही होती है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो देखती है कि निर्णय उसका पीछा कर रहा था और फिर वो शर्माते हुए कन्फेस करता है कि वो डर गया था कि कहीं कोई उसे किडनैप न कर ले। विटा, जो प्यार के जज्बात से भरी होती है, उसे कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स में थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो। निर्णय अपना हाथ बढ़ाता है। विटा समझती है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो पास रखा लैंप उठाता है और कहता है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए इसी लैंप की रोशनी जैसा है। तुम मेरी जिंदगी का वो सितारा हो जो मुझे रास्ता दिखाता है। विटा शर्मा जाती है और कन्फेस करती है कि वो भी उसकी हिम्मत और इंसाफ की भावना की बहुत बड़ी फैन है। उधर पता चलता है कि मीका का भाई रॉन जिंदा है।
वो अकेला लड़का है जो एक्सपेरिमेंट्स से बच पाया है। इसलिए मिस्टर गौरव, वो विलेन जिसके सिर पर हमेशा टॉपी होती है, उसे सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। मिस्टर गौरव छुपकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। उसका प्लान है कि स्टूडेंट्स को सोल्जर्स बनाकर अपनी आर्मी खड़ी करे, जबकि रॉन का मकसद सिर्फ अपनी बहन मीका को बचाना होता है। रॉन दिल से एक कंपास को फॉलो करता है और आखिरकार अपनी बहन तक पहुंच जाता है। मीका उसे देखते ही दौड़कर उससे गले लग जाती है। भाई बहन का मिलन हो जाता है। रॉन उसे स्कूल के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी विलेन उनके रास्ते में आ जाता है, हाथ में गन लिए हुए। वो एक सिक्का निकालता है और एक डरावना गेम प्रपोज करता है। अगर हेड्स आया तो एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होगा और दूसरा भाग सकता है। कॉइन उछलता है और क्रॉस आता है। रॉन और मीका बस 10 सेकंड का फायदा उठाकर दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। फिर निर्णय अपनी जान की परवाह किए बिना गार्ड से टकरा जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से नीचे गिरा दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को उनके डॉर्म्स में बंद कर दिया जाता है, बिना खाने पीने के। अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाता है और उनकी नसों में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। जब विटा कैफेटेरिया पहुंचती है तो वो एक नई वाटर बॉटल नोटिस करती है। तभी नूगो, यिन्हा और बिल आते हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, बहुत शांत और रोबोटिक, जैसे वो ज़ॉम्बीज बन गए हों। वो सब बहुत विनम्रता से कहने लगते हैं, ये पानी पियो, इसमें वही चीज है जो हमें खुशी देती है। लेकिन दरअसल ये एक हिप्नोटिक जहर होता है जो स्टूडेंट्स का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। अब सिर्फ ये 3 ही नहीं, और भी कई स्टूडेंट्स हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। सब ऐसे बर्ताव कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उनका दिल अब रोबोटिक हो चुका होता है और वे अब विलन के हर कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं। विलन का अगला प्लान होता है कि अब वह स्टूडेंट्स के माता पिता को स्कूल बुलाएगा, ताकि उन्हें भी अपने चेस गेम के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले आता है निर्णय का बाप, जो पहले ही झूठ बोलकर मरने का नाटक कर चुका था, ताकि अपने बेटे की जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन जैसे ही वह स्कूल में आता है और निर्णय को हिप्नोटाइजर मोड में देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। विलन अनाउंस करता है, अब तुम्हें मौका मिलता है बदला लेने का, उन पेरेंट्स से जिन्होंने तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। फिर सभी पेरेंट्स को जंगल में छोड़ दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि वे अपने पसंदीदा हथियार के साथ उनका पीछा करें। उन्हें 99 सेकंड का समय दिया जाता है छिपने के लिए, और उसके बाद शुरू होती है डरावनी और थ्रिल से भरी शिकार की दौड़। मैटोन, एक घमंडी छात्र, बंदूक लेकर अपने पिता का पीछा करता है। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग भरी होती है। कुछ छात्र नकली प्यार दिखाते हैं, जैसे एक लड़की अपने घायल पिता को देखकर उसकी तकलीफ और बढ़ा देती है। फिर आता है निर्णय का पल। उसके हाथ में वही गोल्फ स्टिक होती है जिससे उसका बाप उसे बचपन में मारा करता था। वो अपने बाप के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में डर देखकर उसे अजीब सी खुशी महसूस होती है। सबको लगता है कि निर्णय भी हिप्नोटाइज हो चुका है, लेकिन जल्दी ही सच सामने आता है कि वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। फिर भी वो अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है, तू एक ऐसा इंसान है जिसे प्यार का कोई हक नहीं। मैं एक खूबसूरत लड़की से मिला हूँ जिसने मुझे वो प्यार दिया जो आप कभी नहीं दे पाए। ये कहकर निर्णय अपने बाप को एक गिफ्ट देता है, ऐसा डिवाइस जो उसकी सारी यादों को मिटा देता है, ताकि वो हमेशा के लिए अपने बेटे को भूल जाए। अब उसके बाप के पास उसे तकलीफ देने का कोई तरीका नहीं बचता। निर्णय का असली मकसद बस एक था, वीटा को किस करना। वीटा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, लेकिन तब जब हम इस इंटरनाडो को बुराई से आजाद करा लेंगे। तभी एक टीचर उनका पीछा करता है, लेकिन दूर जाते हुए वो फिसल जाता है। जब वो बंदूक निकालता है, एक लड़की वीटा के सामने आ जाती है और अपनी जान देकर उसकी रक्षा करती है। ये दिखाता है कि हिप्नोटिज्म के बाद भी उनकी आत्मा में दोस्ती और प्यार का एक टुकड़ा बाकी है, और यह साबित करता है कि बुराई कभी इंसानों के बीच के असली रिश्तों पर जीत नहीं पा सकती। लेकिन वो प्रोफेसर एक डरावना बीस्ट होता है जो किसी भी हद तक जा सकता है मारने के लिए। वह निर्णय को बड़े ही बेरहमी से पीटता है, जबकि वीटा मीका को उठाकर इंटरनाडो ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह गिर जाती है। मीका को गले लगाकर रोती है। मीका अपनी आखिरी सांस में कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अब उसकी जिंदगी छात्रों के हाथों में है। एक छात्र मीका को गोद में उठाता है और रॉन, जो उसका भाई है, गुस्से से भरा हुआ टीचर से टकरा जाता है। रॉन और निर्णय मिलकर उस प्रोफेसर से लड़ते हैं। जब हालत बहुत खराब हो जाती है, रॉन अपना हिप्नो पेन निकालता है और उस प्रोफेसर को हिप्नोटाइज कर देता है। रॉन उससे कहता है, अब खुद को मारना शुरू करो, और वह टीचर वाकई खुद को मारना शुरू कर देता है, जैसे उसके ऊपर मच्छर चढ़ गए हों। रॉन उसे देखता रहता है और जैसे जैसे वह ज्यादा खुद को चोट पहुंचाता है, रॉन फैसला करता है कि वह भी मॉन्स्टर नहीं बनेगा और उसे रोक देता है। मीका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हिप्नोटाइज हुए छात्र सामान्य हो जाते हैं। पेरेंट्स, जो सब कुछ देख चुके होते हैं, उन्हें मेडिकेशन दिया जाता है ताकि उनकी यादें मिटा दी जाएं।
विलेन हमेशा के लिए अकेला रह जाता है और एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, क्योंकि बिना दोस्तों के जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। 1 महीने बाद मीका पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इंटरनाडो वापस आती है, जहां सब उसे खुशी से वेलकम करते हैं। निर्णय इस खुशी से प्रेरित होकर आखिरकार विता से अपना प्यार कन्फेस करता है। विता उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करती है और कहती है, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। और निर्णय भी, क्योंकि इतने बुरे वक्तों में भी वो अलग नहीं हुए। दोनों का प्यार और भी मजबूत हो जाता है। ये उनके प्यार की ताकत का सबूत है। फिर डायरेक्टर को लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, तो वो अपनी वसीयत में लिखता है कि स्कूल का नया लीडर रॉन बनेगा। अगली सुबह जब उसे ब्रेकफास्ट देने जाते हैं, वो अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। रॉन इंटरनाडो की जिम्मेदारी उठाता है और विता और निर्णय के साथ मिलकर उस जगह को एक खुशहाल और प्यार भरी जगह बना देता है। अब स्टूडेंट्स जो चाहें वो खाते हैं, खुलकर हंसते हैं और महसूस करते हैं कि वो एक नई जिंदगी में हैं। विता खुद को फख्र से भरा महसूस करती है, क्योंकि अब कोई भी बच्चा अपने पास्ट की वजह से तन्हा नहीं रहेगा। इस कभी ना भूलने वाले इंटरनाडो में स्टूडेंट्स ने एक असली फैमिली पाई है, फ्रीडम का एहसास और एक ऐसा प्यार जो हर चोट को भर सकता है। अब हीरोज की आंखों में अंधेरा नहीं है, बल्कि एक रोशन और खास सी रोशनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोलमेट्स को पा लिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचो मत, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे के वीडियोस मिस ना हो जाएं।